अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रामन ज़रा है। तो आज हम लोग एक और पॉडकास्ट लेकर आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है, इब्राहिम भाई, जो कि एक डिजिटल मार्केटर हैं। वो फ्रीलांसर पे एक मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट भी हैं और एजेंसी वन पे मार्केटिंग के हेड भी हैं। तो चलिए हम उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रेहान, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। इब्राहिम भाई, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। इब्राहिम भाई, काइंडली आप अपना ऑडियंस को एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें। ऑलराइट। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इब्राहिम है और मैं एक मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट हूँ और इसी के साथ साथ मैं गूगल और आईटी मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी सर्टिफाइड हूँ। जी थैंक यू इब्राहिम भाई। तो आप अपनी एजुकेशन के बारे में काइंडली बता दें। एजुकेशन जी, अभी मैं बीबीए का स्टूडेंट हूँ, कर रहा हूँ अभी। तो इब्राहिम भाई, आप की यूनिवर्सिटी कहाँ है और आप बेसिकली कहाँ से हैं? बेसिकली मैं लाहौर से ही हूँ और यूनिवर्सिटी मेरी है फ़िरोज़पुर रोड पे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम से उसका नाम है, वहाँ से मैं कर रहा हूँ। जी थैंक यू। तो आपने बताया कि आप एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट हैं। तो आप ये डिजिटल मार्केटिंग में किस तरह आए और आईटी फील्ड में आप किस तरह एंटर हुए? अच्छा, बेसिकली आईटी फ़ील्ड के अंदर मेरा कुछ आना इस तरह से हुआ था कि स्टार्टिंग में ना मुझे मेरे फ़ादर ने कहा था कि मैंने अब आपको पॉकेट मनी नहीं देनी। जब मैं छोटा था, ऑलमोस्ट कोई 15 इयर्स का था, तो मेरे फ़ादर ने कहा कि अब मैं आपको पॉकेट मनी नहीं दूँगा। तो मैंने कहा कि अब मैं क्या काम करूँ और मैं किस तरह से अपने जो है वो पॉकेट मनी निकालूँ। तो फिर मैंने यूट्यूब के ऊपर सर्च करना स्टार्ट किया डिफरेंट बिज़नेसेस के बारे में। स्टार्टिंग में मैं गया ऑफ़लाइन बिज़नेसेस की साइट पे, वहाँ पे मैंने डिफरेंट ऑफ़लाइन बिज़नेसेस के बारे में सीखा। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता ट्रांसफ़ॉर्म होते-होते मैंने आईटी के अंदर देखा कि फ्रीलांसिंग नाम की एक चीज़ होती है कि जहाँ से घर बैठ के एक अदद कंप्यूटर से हम अपने पैसे बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं आईटी की फ़ील्ड के अंदर आया। जी तो आपने सीखी कहाँ से आईटी स्किल्स वगैरह? जी, मैंने 90% जो मेरी लर्निंग है वो सारी की सारी यूट्यूब से है और इसके अलावा मैंने कुछ मज़ीद कोर्सेज़ भी किए डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म से, लेकिन 90% जो मेरी लर्निंग है वो यूट्यूब से ही है। जी, तो आपने बताया था कि आप डिफरेंट एजेंसीज़ और डिफरेंट कंपनीज़ के मार्केटिंग हेड भी हैं। तो आप सबसे पहले किस कंपनी से आपका इंटरेक्शन हुआ कि आप पहले आपने फ्रीलांसिंग शुरू की या आप अभी कंपनीज़ के लिए ही काम कर रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, लेकिन फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर मुझे कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसकी वजह से मैंने फिर लोकली ही काम करना स्टार्ट किया और बेसिकली मेरे चाचू हैं, ज़िया अंजुम के नाम से, उनकी एक एजेंसी है, जो पिछले कोई 10-12 साल से पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है। वो एक मीडिया एंड मार्केटिंग एजेंसी है। तो मैंने फिर वहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। उनकी सपोर्ट से मैं उनके ऑफ़िस में जाके बैठा रहता था, उनसे सीखता था और वहाँ से फिर मेरा एजेंसीज़ वाला सफ़र स्टार्ट हुआ। तो आपने जो फ्रीलांसिंग है, वो आपने किस मतलब प्लेटफ़ॉर्म से शुरू की थी? और आपने एजेंसीज़ में जिस तरह आपने बताया, तो उससे पहले फ्रीलांसिंग आपने किन-किन प्लेटफ़ॉर्म्स पे की? फ्रीलांसिंग मैंने 2 प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर स्टार्ट की थी जब मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था, जिसके अंदर मेरा सबसे पहला प्लेटफ़ॉर्म था फाइवर और दूसरा था फ्रीलांसर। तो फाइवर के ऊपर मुझे स्टार्टिंग में ऑर्डर्स वगैरह आए कुछ, लेकिन वो फिर मेरा अकाउंट बैन हो गया। उसके बाद नया अकाउंट जब मैंने बनाया तो नए अकाउंट के ऊपर मुझे उस तरह से सक्सेस नहीं मिली। नए अकाउंट के ऊपर मुझे जो है वो एक आध ऑर्डर ही आया, लेकिन उसके बाद फिर मुझे कोई ऑर्डर नहीं आया। जी। तो मैंने फिर वो फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स को छोड़ दिया और फिर मैं एजेंसी के अंदर ही अपना काम शुरू करने लग गया। जी थैंक यू इब्राहिम भाई। तो आपने बताया था कि आप मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट भी हैं फ्रीलांसर पे। तो फ्रीलांसर के साथ आपका किस तरह इंटरेक्शन हुआ? अच्छा, फ्रीलांसर के साथ मेरा इंटरेक्शन इस तरह से हुआ कि स्टार्टिंग में सबसे पहली जो मेरी साइट्स थी, फ्रीलांसिंग साइट्स जब मैंने काम स्टार्ट किया था, तो उसके अंदर मेरी साइट्स फाइवर और फ्रीलांसर ही थीं। तो वहाँ पे मैंने जो है वो अपना काम-शाम स्टार्ट किया था। मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट बेसिकली मैं बाद में बना था, ना सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट बल्कि ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे याद है कि मैंने एज़ अ ग्राफ़िक डिज़ाइनर और वीडियो एडिटर के तौर पे स्टार्ट किया था। लेकिन बाद में फिर तकरीबन कोई 2 ढाई साल के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि ये डिज़ाइनिंग मेरी फ़ील्ड नहीं है, मैं क्रिएटिव इतना नहीं हूँ,
लेकिन जब मैं एक डिज़ाइन बना रहा होता था, तो मैं उसकी स्ट्रैटेजी, उसकी जो सेंस होती है, वो बड़े अच्छे तरीके से कैप्चर करता था। यानी ये डिज़ाइन मैंने किस ऑडियंस को दिखाना है, उसका बायर पर्सोना और उस ऑडियंस को हुक किस तरह करना है, उनकी आई मूवमेंट को कंट्रोल किस तरह से करना है। तो फिर जब मैंने थोड़ा-सा गौर-व-फ़िक्र किया, तो मुझे पता लगा कि मैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट अच्छा हूँ। मैं ऑडियंस को देख के स्ट्रैटेजीज़ अच्छे तरीके से बना सकता हूँ। तो मैंने फिर एक आध स्ट्रैटेजीज़ बनाई और वो स्ट्रैटेजीज़ मेरी बड़ी अच्छी गईं, जिसकी वजह से फिर मैंने ज़्यादातर जो मेरा फ़ोकस रहा वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर ही रहा फिर। जी, थैंक यू इब्राहिम भाई। तो इब्राहिम भाई, आपके मैंने फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल पे भी देखा था, तो आपने लिखा हुआ था कि आप बाकू एजेंसी के फाउंडर भी हैं। जी। तो बाकू एजेंसी की अभी क्या सर्विसेज़ हैं? अच्छा, बाकू एजेंसी फ़िलहाल ऐसे ज काम नहीं कर रही। बाकू एजेंसी बेसिकली हुआ कुछ यूँ था कि मैंने जब अपनी सर्विसेज़ का आगाज़ किया था, अपनी फ्रीलांसिंग का आगाज़ किया था, तो मैंने एजेंसी वन के साथ मिलके काम करना शुरू किया था। फिर मैंने जो है वो अपनी एक सेपरेट एजेंसी बना ली, जो कि मार्केटिंग एजेंसी थी, जब मुझे महसूस हुआ कि मैं मार्केटियर अच्छा ज़्यादा हूँ। तो वो एक प्रॉपर्ली मार्केटिंग एजेंसी थी और उस टाइम पे एजेंसी वन जो थी वो एक क्रिएटिव एजेंसी थी, जो जिसका काम था ग्राफ़िक डिज़ाइन, एड प्रोडक्शन और ये तमाम चीज़ें। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता हमने उन दोनों एजेंसीज़ को मर्ज किया। अब इस टाइम एजेंसी वन जो कि मीडिया एजेंसी थी और बाकू एजेंसी जो कि मार्केटिंग एजेंसी थी, इन दोनों को हमने मर्ज किया, तो अब एजेंसी वन एक मीडिया एंड मार्केटिंग एजेंसी है। तो जी। बाकू एजेंसी ऐसे ज काम नहीं कर रही, अब हम एजेंसी वन के नाम से ही काम कर रहे हैं। जी, तो आप मतलब बाकू एजेंसी उसके अम्ब्रेला के अंडर है? मैं जी, बाकू एजेंसी के अम्ब्रेला के अंडर भी हूँ, लेकिन मैं क्रिएटिव साइड पे भी थोड़ा बहुत देख रहा हूँ। जी। ओवरऑल ही मैं बेसिकली हूँ। तो आप जो अभी एआई है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्म कर रहा है मार्केट को, तो आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ में एआई को किस तरह यूज़ करते हैं? एआई एक बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत से लोग, बहुत से फ्रीलांसर्स को डर होता है कि एआई कहीं हमारी जॉब ना ले जाए और इवन मेरे कुछ दोस्त भी हैं कि जिनसे मैं जब भी बात करता हूँ एआई के हवाले से, तो वो कहते हैं यार हमसे एआई की बात ना करें, उनको एआई से इतना ज़्यादा डर है। हालाँकि एआई की रियलिटी ये है कि एआई हमें हमारा काम आसान करने के लिए है। अगर हम एआई को, आप चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे आप क्रिएटिव वाली साइड में हैं, चाहे आप मार्केटिंग वाली साइड पे हैं, अगर आपको एआई को अपना असिस्टेंट बना के यूज़ करना आता है, तो आप बहुत अच्छी लेवल पे जो है वो चीज़ों को लेके जा सकते हैं। तो बेसिकली एआई से हमने कुछ-कुछ बातों के ऊपर हेल्प लेनी होती है। अब एआई को हमने जस्ट एज़ एन असिस्टेंट के तौर पे यूज़ करना है। जी। ये एआई का असल काम है। तो आप इसको मतलब एआई को किस तरह अपनी स्ट्रैटेजीज़ में यूज़ करते हैं? एआई को मैं अपनी स्ट्रैटेजीज़ में इस तरह यूज़ करता हूँ। सबसे पहले तो चैट जीपीटी जो है, एआई की दुनिया का किंग, उसके साथ हमने उसको सबसे पहले ना डाटा फीडिंग करनी होती है थोड़ी-सी। उसको ओवरऑल पूरी बैकएंड की कहानी बतानी होती है कि बेसिकली मैं ये हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट आया है। उसको जिस तरह हम एक छोटे बच्चे को नहीं बताते, पूरी बात उसको हमें बतानी पड़ी छोटे बच्चे को। उस तरह से हम पहले चैट जीपीटी को अगर बताएँ और चैट जीपीटी से कहें कि अच्छा मुझे बताओ कि मुझे कुछ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी है, मुझे बताओ मैं किस तरह की बनाऊँ? तो चैट जीपीटी फिर आपको ना कुछ आइडियाज़ देगा कि आप फिर इस तरह से कर लें, आप इस तरह से कर लें। वो ज़ाहिरी बात है आपको एक बहुत प्रोफ़ेशनल स्ट्रैटेजी तो नहीं देगा, लेकिन कहीं न कहीं पे आपको आइडिया हो जाएगा। आपका जब आपको कुछ आइडियाज़ मिल रहे होते हैं, इनपुट मिल रहे होते हैं, तो फिर आपका ज़हन बहुत ज़्यादा चलना शुरू हो जाता है। फिर आपको एक ऐसी चीज़, अगर एक पॉइंट होता है वो अगर आपको मिल जाए, तो आप उससे आगे अपनी स्ट्रैटेजी खुद ही बना लेते हैं। जी। इस तरह से मैंने बहुत सी स्ट्रैटेजीज़ के अंदर चैट जीपीटी को यूज़ किया है। बल्कि एक दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि मेरे पास एक ऐसा क्लाइंट आया कि जब मैं फँस गया था बिल्कुल और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या करना है। वो बेसिकली ज़रा नॉन टेक्निकल साइड का क्लाइंट था और उसका क्लाइंट भी ऑनलाइन उसका कस्टमर भी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था। तो वहाँ पे फिर मैंने चैट जीपीटी को कहा कि अच्छा मैं इस जगह पे आके स्टक हूँ, मुझे बताओ मैं यहाँ पे किस तरह से अपनी ऑडियंस को मैंने रीच आउट करना है और किस तरह से मैं स्ट्रैटेजी बनाऊँ। चैट जीपीटी ने फिर मुझे वहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे आंसर्स दिए और उनको देखते हुए और कुछ अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए मैंने फिर जब एक स्ट्रैटेजी बनाई, तो वो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी गई।
जी, थैंक यू इब्राहिम भाई। और ये सारे लोगों को समझना चाहिए कि एआई उनकी जॉब्स नहीं ले रहा है, एआई को यूज़ करने वाले उनकी जॉब्स को रिप्लेस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जी, तो इब्राहिम भाई, आप सोशल मीडिया को किस तरह मतलब अप्रोच करते हैं और आपकी कोई फ़ेवरेट स्ट्रैटेजीज़ जो आप लोगों को शेयर करना चाहें? सोशल मीडिया के ऊपर मैं बेसिकली सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई बंदा आना चाह रहा है और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करना चाह रहा है, तो एक छोटी-सी स्ट्रैटेजी है, वो अगर मैं आप सबको दूँ, तो आप लोगों ने ना 3 कैटेगरीज़ के अंदर अपने कंटेंट को डिवाइड करना है। सबसे पहले आपने देखना है कि आपने करना क्या है, आपकी फ़ील्ड क्या है और आपने अपनी फ़ील्ड के अंदर सब कैटेगरीज़ को देखना है। मिसाल के तौर पे मैं अगर एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट हूँ, तो मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो है बिज़नेस ओनर्स। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस ओनर्स को टारगेट करना है। अब बिज़नेस ओनर्स को टारगेट करने के लिए मैंने अपने कंटेंट को डिवाइड करना है। उसके अंदर मैंने सबसे पहली टेक्नीक है कि मैंने अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट किस तरह से करना है, ठीक है? पहली चीज़ कि मंडे वाले दिन या आप कोई वीक का ऐसा डे रख लें कि जहाँ पे आप ऐसा कंटेंट अपलोड करें कि जो आपकी ऑडियंस को अट्रैक्ट करे, ठीक है? मिसाल के तौर पे अगर मैंने बिज़नेस ओनर्स को टारगेट करना है, तो मैं वहाँ पे बिज़नेस की कोई इनसाइट्स दूँगा, अपने बिज़नेस की कोई केस स्टडी या कोई ऐसी चीज़ सामने रखूँगा और कोई ऐसा कंटेंट। अब आज से कोई 3-4 महीने पहले इंस्टाग्राम के ऊपर ट्रेंड था कि आप अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो आप कमेंट करें और आपको ये चीज़ फ़ौरी मिल जाएगी। तो इसी तरह से ये एक इसको मैं बोलता हूँ रीच अट्रैक्टिव कंटेंट। ऐसा जी। कंटेंट जो रीच अट्रैक्ट करे, वो कंटेंट डालना है। दूसरा, आपने अपनी क्रेडिबिलिटी शो करनी है सोशल मीडिया के ऊपर कि आप कौन हैं, क्या हैं। ऐसा कंटेंट अपलोड करना है जिससे आपकी वैल्यू बने सोशल मीडिया के ऊपर। मिसाल के तौर पे मैं अगर एंटरप्रेन्योर हूँ, बिज़नेसमैन हूँ, तो मैं डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर जा रहा हूँ, मैं डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर डिफरेंट लोगों से मिल रहा हूँ, उनके साथ पिक्चर्स वगैरह बना के डालूँगा मैं, तो इस तरह मेरी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। उसके बाद फिर मैंने एट द एंड अपनी फ़ील्ड की इनसाइट्स सामने रखनी है। मैं अगर मार्केटर हूँ, तो मैं मार्केटिंग की कुछ स्ट्रैटेजीज़ बताऊँगा। तो ये 3 साइट्स को अगर आप कवर करें, तो आपका सोशल मीडिया एक बहुत अच्छे लेवल पे जा सकता है। जी, थैंक यू इब्राहिम भाई। उम्मीद है ऑडियंस को समझ आई होगी बिल्कुल, और वो आपकी बातों से फ़ायदा उठा सकेंगे। बिल्कुल। तो आपकी एक एजेंसी भी है, मतलब जहाँ पे आप काम करते हैं और वहाँ पे आप हेड भी हैं। तो आप अपनी टीम को किस तरह रिटेन करके रखते हैं? असल में अगर हमने अपनी टीम को रिटेन करना है ना, तो उसका सॉल्यूशन एक ही है। उनको ये फ़ील ना हो कि आप उनके बॉस हैं। आपने कभी भी बॉस नहीं बनना, आपने हमेशा लीडर बनना है। लीडर में और बॉस में फ़र्क होता है। बॉस जो होता है, वो उसका काम होता है कुर्सी पे बैठ के रोब झाड़ना कि ये वाला काम करना है, इस तरह करना है, ये वाला काम करना है। जबकि जो लीडर होता है, वो काम करके दिखाता है। वो अपने साथियों को अपने साथ रखता है, अपने साथ लेकर चलता है। इसके अलावा एक और चीज़ ऐसी भी है कि जब हम अपनी टीम्स बनाते हैं, तो उसके अंदर ये होता है कि हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट हम लोग अपने पास रखें और अपनी टीम को मिनिमम प्रॉफ़िट के ऊपर उनसे मैक्सिमम काम निकलवाएँ। ये एक बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि अगर आपने इस तरह से किया, तो हर बंदा इस दौर में पैसे के लिए काम कर रहा है। तो वो फिर आपके साथ लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएँगे। आपने अपना बाद में सोचना है एज़ अ लीडर। लीडर की अगर हम क्वालिटीज़ की बात करें, तो उसके अंदर एक चीज़ ये भी होती है कि वो अपना बाद में सोचता है, अपनी कौम का, अपने लोगों का सोचता है पहले। तो ये चीज़ आप अगर समझ जाएँ और करना शुरू कर दें, तो आपकी टीम कहीं भी नहीं जाती। जी। उम्मीद है लोगों को समझ आई होगी। तो आपकी जो एजेंसी है, आप उसको फ्यूचर में उसके क्या गोल्स हैं आपके और आपकी ये कंपनी की? अच्छा, हमारी कंपनी के गोल्स बेसिकली ये हैं। गोल्स तो हर कंपनी के ही होते हैं, लेकिन और कुछ ऐसे गोल्स होते हैं कि जो हर कंपनी के एक ही होते हैं कि हमारी कंपनी पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बने और हमारे पास जो है वो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आए। तो ये गोल्स मैं समझता हूँ कि ये गोल्स नहीं होते, ये इंसान का लालच होता है। तो गोल हमारा ये होना चाहिए कि जो हमारा पास्ट है, जो हमारा पास्ट रिकॉर्ड है, हमने उससे 10x बूस्ट अप पे जाना है। तो बेसिकली हमारी कंपनी का ये गोल है कि नेक्स्ट ईयर, अगले 1 साल के अंदर
हमने 10x तक अपनी एजेंसी को स्केल करना है। ये हमारा गोल है। जी, इब्राहिम भाई आपने बहुत अच्छी बात की है, ये सारे लोगों को समझना चाहिए। जी, बिल्कुल। तो आपके एक्सपीरियंस से, क्योंकि आप फ्रीलांसिंग में भी काम कर चुके हैं, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, फाइवर या फ्रीलांसर आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से अगर फ्रीलांसिंग की बात करें तो जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है अपवर्क, क्योंकि फाइवर के ऊपर, फ्रीलांसर के ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एक न्यू फ्रीलांसर जब अपनी गिग बनाता है तो वो ऑलरेडी एक तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक होने के बावजूद भी उसकी गिग बाज़ का टॉप पे रैंक नहीं होती, और अगर हो भी जाएँ तो जो कस्टमर्स होते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, वो कभी इतना ज़्यादा स्पेसिफिक होके सर्च नहीं करते। तो इसीलिए अपवर्क जैसी साइट जहाँ पे हम लोग बिडिंग करें, वहाँ पे मेरे ख़्याल से हमें क्लाइंट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। जी, तो ये अपवर्क सबसे बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है। आपके एक्सपीरियंस से। जी, बिल्कुल। जी, थैंक यू इब्राहिम भाई। तो इब्राहिम भाई, अपवर्क तो मतलब जो है वो एक तरह से पेड ही है, क्योंकि उसका जो मेन फीचर है बिल्डिंग, उसके लिए क्रेडिट्स चाहिए होते हैं और क्रेडिट्स परचेज करनी पड़ती है। तो न्यूबी किस तरह मतलब अपवर्क में कर सकते हैं? न्यूबी के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है? अच्छा, अगर एक बिल्कुल न्यू भी है, तो उसके लिए जो रोड मैप मैं अपने स्टूडेंट्स को देता होता हूँ बाज़ औक़ात, वो ये होता है कि आप डायरेक्ट फाइवर, अपवर्क या डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग के ऊपर ना जाएँ। आप किसी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म को ढूँढें, किसी ऐसे फ्रीलांसर को या एजेंसी को ढूँढें, जो आपको काम दें, जो आपको काम आउटसोर्स करके दें। आप आउटसोर्स काम करना स्टार्ट करें, पहले आपको पैसे इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन आपका पोर्टफ़ोलियो बिल्डिंग के लिए, आपके एक्सपीरियंस के लिए वो चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। वहीं से साथ-साथ आपके पास कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट भी आती जाएगी, और जब आपके पास 3-4 प्रोजेक्ट्स आप कर लें, तो आपके पास ऑलमोस्ट कम से कम भी कोई 20,000 रुपया आ जाएगा आराम से, एक बिल्कुल बिगिनर भी अगर एक बंदा है तो। अब उस 20,000 रुपए में से आपने एक काम करना है कि आप थोड़े से पैसे निकाल के फ़ेसबुक के ऊपर अपनी सर्विसेज़ का एक ऐड लगा दें। अगर आप अपनी सर्विसेज़ का एक अच्छा ऐड किस तरह से लगाना है, बहुत से लोगों को ऐड लगा के भी क्लाइंट्स नहीं मिलते। उसकी रीज़न ये होती है कि वो मार्केट रिसर्च नहीं करते, वो अपने कंपैटिटर्स को नहीं देखते। आपने सबसे पहले देखना है अपने कंपैटिटर्स को, कि आपके कंपैटिटर्स किस किस्म के एड्स रन कर रहे हैं, उसके अंदर वो क्या-क्या सर्विसेज़ दे रहे हैं, और आपने उनसे बेहतर सर्विस बनानी है, और अपनी ऑडियंस को उनसे आपने अपने आप को अपने कंपैटिटर से ऊपर पोज़ीशन करने की कोशिश करनी है। तो ये मेरा उन बिगिनर्स को आंसर है कि आप आउटसोर्स काम करना स्टार्ट करें, और अगर आपके पास डायरेक्ट थोड़े से पैसे हैं, तो आप डायरेक्ट फ़ेसबुक के ऊपर अपना एक ऐड लगाएँ और वहाँ से क्लाइंट एक्वायर करना स्टार्ट करें। फिर आप अपवर्क के ऊपर अपनी प्रोफ़ाइल बिल्डिंग के ऊपर काम करें। जी, थैंक यू इब्राहिम भाई। तो जो अभी नए स्टूडेंट्स या जो सीखना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग को, तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? वो किस तरह सीख सकते हैं? अच्छा, जो न्यू बच्चे इस फ़ील्ड के अंदर आ रहे हैं, या जो न्यू लोग इस फ़ील्ड में आ रहे हैं, हमारा यहाँ पे जो फ़ोकस होता है एक न्यू बच्चे का, वो ये होता है कि वो जल्द से जल्द फ़ेसबुक ऐड सीख ले, गूगल ऐड सीख ले, लिंक्डइन ऐड सीख ले, जितने ज़्यादा वो प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर परफ़ॉर्मेंस मार्केटिंग सीख सकता है, वो सीख ले। हालाँकि अगर आपको ये सब चीज़ें आ भी जाएँ, तो आप एक डिजिटल मार्केटर नहीं बनेंगे। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर मेरे पास कोई बंदा आए और वो कहे कि जी मुझे स्क्रू ड्राइवर बहुत अच्छा यूज़ करना आता है, और मुझे आरी बहुत अच्छी यूज़ करनी आती है। तो मैं एक कारपेंटर हूँ, तो मैं कभी भी नहीं मानूँगा कि वो बंदा एक कारपेंटर है, क्योंकि उसको सिर्फ़ एक टूल यूज़ करना आता है। तो बजाए इसके कि आप टूल यूज़ करना सीखें, सबसे पहले आपने मार्केटिंग सीखनी है। सबसे पहले आपने देखना है कि क्या आपका माइंडसेट मार्केटिंग वाला है? क्या आप एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं? और फिर आपने मार्केटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, उनके ऊपर काम करना है। उनके ऊपर काम करने के बाद आपने अपना माइंडसेट क्रिएट करना है, क्योंकि सारी की सारी गेम है माइंडसेट की, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की। फेसबुक एड्स, गूगल एड्स कोई बंदा भी चला सकता है। आपका जो क्लाइंट है वो 2 घंटे का एक ट्यूटोरियल देख के अपना फेसबुक के ऊपर ऐड लगा सकता है। तो फिर आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। आपने अगर उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, तो आपने एज़ एन एक्सपर्ट उसको मार्केटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है।
हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जब किसी फ्रीलांसर के पास कोई क्लाइंट आता है, वो डायरेक्ट जाके उसका फ़ेसबुक के ऊपर एक ऐड लगाता है और उसका वो समझते हैं कि हमारी मार्केटिंग स्टार्ट हो गई है। हालाँकि ऐसा नहीं होता, हमने बहुत ज़्यादा फैक्टर्स को देखना होता है। हमने एक बिज़नेस की रेपुटेशन को देखना होता है, उसकी ब्रांडिंग का ध्यान रखना होता है, उसकी ब्रांड रिकॉलिंग के ऊपर काम करना होता है। फिर मार्केटिंग के अंदर हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने से पहले एक अच्छी खासी रिसर्च वर्क होती है, जिसके अंदर हमने स्वॉट एनालिसिस करना होता है, हमने मार्केट रिसर्च करनी होती है, लॉट ऑफ थिंग्स होती हैं जो हमने करनी होती हैं। उसके बाद जाके एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्राफ्ट होती है। उसके बाद फिर हमारा एक एक्शन प्लान बनता है। उस एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग हम उस प्लान को एग्ज़ीक्यूट करते हैं और एग्ज़ीक्यूशन वाले पार्ट के अंदर जाके फिर हम एक पेड ऐड लगाते हैं। पेड ऐड लगाना इतने एंड का काम है सिर्फ़, ठीक है? तो बजाय इसके कि हम सिर्फ़ पेड ऐड सीख के बैठ जाएँ, हमने ओवरऑल मार्केटिंग सीखनी है। एक तो ये काम, दूसरा ना सिर्फ़ हमने परफ़ॉर्मेंस मार्केटिंग सीखनी है, बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि सिर्फ़ पेड ऐड ही जो है वो डिजिटल मार्केटिंग है, जबकि ऐसा नहीं है। पूरे इंटरनेट के ऊपर डिजिटल डिवाइसेज़ को यूज़ करते हुए कोई भी आप तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए, तो वो एक डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ रहा है। फिर चाहे आप ऑर्गेनिकली पोस्टिंग कर रहे हैं अपने फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर, चाहे आप रील्स बना रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आपकी एक चीज़ के अंदर आ जाती है। और इवन हम लोग जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, तो हम डायरेक्ट उसके पेड ऐड नहीं लगाते। हम लोग सबसे पहले उसकी कंटेंट मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। सबसे पहले उसकी कंटेंट मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बनती है। उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग उसका एक कंटेंट कैलेंडर बनता है। वो जब उसका पेज थोड़ा-सा इस काबिल हो जाता है कि अब ये पेज एक अच्छे लेवल पे है, फिर अगर हम उसका ऐड लगाएँ, तो हमें ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं, एज़ कम्पेयर टू हम बिल्कुल फ्रेश पेज के ऊपर एक ऐड लगाएँ। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं और चीज़ें हैं जिनको अगर एक न्यू फ्रीलांसर और न्यू मार्केटर्स समझ जाए, तो उनको बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो आप मतलब थोड़ा-सा मज़ीद इलैबोरेट करके और मज़ीद बता दीजिए कि ये मतलब इंटरनेट में डिजिटल मार्केटिंग में क्या-क्या आ जाता है? डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमारे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स, हमारा गूगल, हमारे सर्च इंजन्स, हमारा यूट्यूब, ये तमाम चीज़ें इनको यूज़ करते हुए जो-जो हम मार्केटिंग के तौर पे कर सकते हैं, वो सब कुछ हमारा मार्केटिंग के अंदर आ जाता है। मिसाल के तौर पे एसएमएस मार्केटिंग होती है। अक्सर आपको एसएमएस के ऊपर कुछ कोड्स आते हैं, कुछ मैसेजेस आते हैं, वो भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है। अक्सर आपको ईमेल के ऊपर कुछ प्रमोशनल मैसेजेस आते हैं, वो भी आपका डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है। इसके अलावा जो आप अक्सर कंटेंट देखते हैं यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, वो भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है। अक्सर हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में डिफरेंट कंट्रोवर्सीज़ होती हैं, उनमें से 90% कंट्रोवर्सीज़ प्री प्लान्ड होती हैं और वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा होती हैं। आज से कुछ अर्सा पहले एक बड़ा मशहूर 2 यूट्यूबर्स के दरमियान बॉक्सिंग मैच हुआ था, रजब भट्ट और अनसली। वो जो मैच था, जो वो सारी हाइप थी, जो सारी कंट्रोवर्सी थी, वो सारी डिजिटल मार्केटिंग का एक हिस्सा थी। अब वो डिजिटल मार्केटिंग अनसली की या रजब भट्ट की नहीं थी। एक जिम है एचयूएफसी। एचयूएफसी एक ब्रांच है यूएफसी की, जो कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का एक इदारा है और उनकी ही पाकिस्तान में एक ये ब्रांच है। उसको उन्होंने पॉपुलेट करने के लिए, उसको हाइप में लाने के लिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पे इन दोनों यूट्यूबर्स को हायर करके इस तरह से स्ट्रैटेजी बनवाई और ये सारा कुछ जो हुआ, अब इसके ऊपर कोई पेड ऐड रन नहीं हुआ। अब इसके ऊपर कोई पेड ऐड रन नहीं हुआ, इसका ये मतलब नहीं कि ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। ऑर्गेनिक उन्होंने अपने अकाउंट्स के ऊपर पोस्टिंग की, उन्होंने वीडियोस बना के डाली, उन्होंने यूट्यूब के ऊपर किया सब कुछ, तो ये सारा कुछ भी आपका डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आ जाता है। जी, उम्मीद है ऑडियंस को समझ आई होगी। थैंक यू इब्राहिम भाई। तो जो अभी ये इंटरनेट पे डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज़ होते हैं पेड, क्या ये लेना वर्थ इट होता है? असल में हमारे यहाँ पे कोर्सेज़ के नाम पे जो चीज़ें बेची जाती हैं, वो चीज़ें मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। मैंने अभी तक जितने भी पेड कोर्स लिए हैं और किए हैं, उसके अंदर कोई मुझे ऐसी बात नहीं मिली कि जो आपको यूट्यूब के ऊपर या फ्री में अवेलेबल ना हो। हमारे जो डिजिटल मार्केटिंग के जो बेस्ट कोर्सेज़ हैं, वो सारे के सारे फ्री में हैं।
आप अगर गूगल के ऊपर जाएँ, गूगल की तरफ से हमें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत से फ्री कोर्सेज़ मिलते हैं। हमें फ़ेसबुक की तरफ से, मेटा ब्लूप्रिंट की तरफ से ऑफ़िशियल कोर्सेज़ मिलते हैं और उसके बाद मेटा की तरफ से एक एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम अगर आप पास कर लें, तो आपको एक बैज मिल जाता है जिसका मतलब होता है आप सर्टिफ़ाइड बाय मेटा हैं। इसी तरह से हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कई कोर्सेज़ हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जो कि डिजी स्किल्स के अंदर आते हैं और नेफ्टेक के अंदर आते हैं और इस किस्म के और भी बहुत से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो कि आपको फ्री कोर्सेज़ प्रोवाइड करते हैं और ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज़ हैं मार्केट के अंदर। इसी के अलावा एक और प्लेटफ़ॉर्म है जिसका नाम है हादी ई-लर्निंग। वो उनके कोर्सेज़ बिल्कुल फ्री हैं, लाइव क्लासेस होती हैं उनकी और वो भी प्लेटफ़ॉर्म बड़ा अच्छा है, वहाँ से भी कोर्सेज़ करके आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नॉलेज मिलेगी। इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स मिल जाएँगे, चैनल्स मिल जाएँगे जो कि आपको फ्री में डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाएँगे, सिखाएँगे। तो मेरे ख़्याल से किसी का पेड कोर्स खरीदना वर्थ इट नहीं है। बेसिकली मेन चीज़ होती है सीखने वाले के अंदर, अगर सीखने वाला अच्छा है, उसको पता है कि कहाँ से सीखना है, किस तरह सीखना है, तो उसको किसी पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं है। और हमारे यहाँ पे बच्चों का माइंडसेट ही कुछ ये है कि अगर हमने एक्सपर्ट बनना है तो हमें कोई कोर्स करना पड़ेगा। हम कोई कोर्स लेंगे तो हमारे किसी कोर्स के अंदर कोई ऐसी एक चीज़ होगी जिससे हम एक्सपर्ट बन जाएँगे। हालाँकि कोर्सेज़ का जो असल मकसद होता है वो होता है आपको एक फ़ील्ड की बेसिक सी बातें बताना, आपको उस फ़ील्ड का सिलेबस पढ़ाना। और जो आप एक्सपर्ट बनते हैं, जो आप प्रोफ़ेशनल होते हैं, वो आप फ़ील्ड में काम करने के बाद ही होते हैं। ठीक है? तो कोई भी कोर्स आपको एक्सपर्ट नहीं बना सकता जब तक आपकी अपनी मेहनत ना हो। जी थैंक यू इब्राहिम भाई। तो आप डिजिटल मार्केटिंग में डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स आती रहती हैं, तो आप उनसे अपडेटेड कैसे रहते हैं? डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमारे पास जो अपडेट्स आती हैं, अगर आप यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी फ़ील्ड के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ रखें, तो आपको डेली वहाँ पे न्यूज़ वगैरह मिलती रहती है। बहुत से क्रिएटर्स हैं ऐसे जो कि न्यूज़ के ऊपर, जो कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अपकमिंग ट्रेंड्स होते हैं और जो ट्रेंड्स आ गए होते हैं और जो आ रहे होते हैं, उनके ऊपर वीडियोज़ बनाते हैं। और जब आप अपनी फ़ील्ड के अंदर कनेक्टेड होते हैं, तो आपको साथ-साथ पता चल रहा होता है कि अब क्या चीज़ हो रही है हमारी फ़ील्ड में, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा। उसके लिए आप अगर टिकटॉक के ऊपर जाएँ, तो आपके टिकटॉक के ऊपर आपकी फ़ील्ड की वीडियोज़ आ रही हों, आपके इंस्टाग्राम के ऊपर आपकी फ़ील्ड की वीडियोज़ आ रही हों, आपके यूट्यूब के ऊपर आपकी फ़ील्ड की वीडियोज़ आ रही हों। उसके लिए आपने ऐसे लोगों को फ़ॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, जो कि आपकी फ़ील्ड का कंटेंट बना रहे हैं। जी थैंक यू इब्राहिम भाई, उम्मीद है ऑडियंस को समझ आई होगी, वो इससे फ़ायदा उठाएँगे। अभी आप ये क्वेश्चन पूछ लें कि डक्की भाई ने भी भाई ये कोर्स नहीं, 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 नहीं। क्या है मतलब पूछ लें बेटा, चल क्या पता उसी के वो तवासुत से आपकी भी वायरल हो जाए। तो कि उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेशक कह दें कि आगे जो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके और कह दीजिएगा कि उसी को विथड्रॉ कर लिया जाएगा। हुँ। हाँ, तो ये डके भाई और कुछ ये व्लॉगर्स ने और डिफरेंट यूट्यूबर्स ने मिलके एक कोर्स लॉन्च किया है, तो आपके हिसाब से क्या वो वर्थ इट है? अच्छा, मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा बंदा जो कि एक फ़ील्ड के अंदर नहीं है और वो उस फ़ील्ड का कोर्स बनाए, तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ वर्थ इट नहीं है। पेड कोर्स एक बिगिनर को वैसे भी मैं एक बिगिनर को मैं पेड कोर्स वैसे भी रिकमेंड नहीं करता। आज के दौर में जब सब कुछ फ्री में यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, तो मेरे हिसाब से तो पेड कोर्स की तरफ जाना ही नहीं चाहिए और वो भी एक ऐसे बंदे का जो कि उस फ़ील्ड से है ही नहीं। मेरे हिसाब से ये चीज़ वैल्यूएबल नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई पता है कि यार ये बंदा है, इसका जो कोर्स है, इसका कोई 10 साल का एक्सपीरियंस है, इसका 12 साल का एक्सपीरियंस है, ये हमें बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बातें बताएगा हम अपने इस कोर्स के अंदर और हमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी देगा, तो फिर वो कोर्स लेना जायज़ है, वो कोर्स लेना ठीक है, उसको आप खरीद सकते हैं।
लेकिन एक ऐसे बंदे का जिसको कुछ पता ही नहीं है, वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। डक्की भाई और ये जो फलाना यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने ऑलरेडी जो कोर्स लॉन्च किया है मार्केट के अंदर, जो इसका रिस्पॉन्स आया है वो बहुत ही बुरा रिस्पॉन्स आया है, और उसको देखने के बाद वैसे भी कोई बंदा इनका कोर्स नहीं ख़रीद रहा, और उन्होंने वैसे भी खुद ही अब अपने कोर्स को हटा लिया है। अब उनके कोर्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में। अम, जी थैंक यू इब्राहिम भाई। ठीक है, अब आप एंड करिए उसको भी। क्या क्वेश्चन है? तो आपका जितना भी एक्सपीरियंस है, तो आपकी लाइफ लर्निंग अभी तक क्या है? मेरी लाइफ लर्निंग ये है कि कभी भी अपनी फील्ड के अंदर आपने मेरी मेरा लाइफ लेसन ये है कि आपने कभी भी लालच नहीं करना। जब भी आपने लालच किया, अब लालच 2 तरीके से हो सकता है। अगर तो आपकी कोई छोटी-सी टीम है, आप काम आउटसोर्स करते हैं, तो वहाँ पे बाज़ औक़ात होता है कि इंसान अगले बंदे को जिसको आपने अपने टीम में रखा हुआ है, उसको उस तरह से एंटरटेन नहीं करता, और कुछ बातें जो आपके और क्लाइंट के बीच में होती हैं, वो आप उसके साथ शेयर नहीं करते। ये चीज़ एक बहुत बुरी चीज़ है, और आप इस चीज़ की वजह से बहुत बुरा फँस सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि कभी एक ऐसे क्लाइंट के साथ काम ना करें कि जो आगे जाके आपके लिए टॉक्सिक बन जाए। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में मोस्टली पाकिस्तानी क्लाइंट्स होते हैं ऐसे कि जो बहुत ज़्यादा छोटे क्लाइंट्स होते हैं, जो कि आपको पे भी नहीं करते इतना अच्छा, और आपको तंग करते हैं बहुत ज़्यादा। एक ऐसा क्लाइंट जिसको पता ही नहीं है कि ये फ़ील्ड क्या है, जिसको आपके काम के बारे में पता ही नहीं है, तो उसके साथ उस तरह से काम करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। क्योंकि वो क्लाइंट, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो कभी आपके पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, वो एक जगह से निकल के दूसरी जगह से निकल के तीसरी जगह, उसका बिज़नेस ऐसे ही जो है वो हो रहा होता है। इसके लिए अगर तो आप ग्राफ़िक्स की फ़ील्ड के अंदर हैं, तो आपने उसके पेजेस के ऊपर जाके देखना है कि क्या इसके पेज के ऊपर जो पोस्टें हो रही हैं, वो उनके अंदर एक रिदम बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर तो हर तीसरे चौथे हफ़्ते के बाद वो पोस्टें बिल्कुल ही चेंज हो रही हैं, उनका स्टाइल बिल्कुल चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये क्लाइंट लॉन्ग टर्म किसी भी फ्रीलांसर के साथ या एजेंसी के साथ नहीं चलता। तो पहली चीज़ कि कोई क्लाइंट ऐसा ना पकड़ें कि जो टॉक्सिक हो जाए, और दूसरा अपनी टीम के साथ मुखलिस रहें। जी जी थैंक यू इब्राहिम भाई। उम्मीद है ऑडियंस आपकी बातों से फ़ायदा उठा पाएंगे। तो इब्राहिम भाई, मेरा भी एक विज़न है कि जितने भी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, उन सबको इन स्किल्स की अवेयरनेस दी जाए, ताकि वो अपनी स्टूडेंट लाइफ रनिंग स्टार्ट कर सकें और अपने वहाँ पर खड़े हो सकें। तो आप मेरे इस विज़न को स्प्रेड करने में मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं? मैं इस विज़न के अंदर आपकी हेल्प ये कर सकता हूँ कि हम अगर साथ मिल के, मैं और रायान, एक चैनल बनाएँ, जहाँ पे हम लोग जो हमारे पास नॉलेज है, या एक ऐसी कम्युनिटी बना लें कि जो हमारे पास नॉलेज है वो हम अपने न्यू स्टूडेंट्स को, न्यू आने वाले बंदों को, और वैसे भी अगर कोई आना चाहे तो उसको फ्री में प्रोवाइड करें, एक ऑनलाइन कम्युनिटी के अंदर। जी थैंक यू इब्राहिम भाई, आपने इतना टाइम निकाला पॉडकास्ट में आए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको मेरी तरह से आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।